हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सी लतीफ़्स एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, यानी कि जिसको हम केएएस का एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं। स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ामिनेशंस होंगे, जैसे प्रिलिमिनरी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। उसके बारे में हम बात करेंगे। और ख़ुसूसन ये वीडियो जो है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिटेल में जाएंगे और मेंस एग्ज़ामिनेशन का हम ओवरव्यू देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किस तरीके से पढ़ने हैं। और फिर इंटरव्यू के बारे में जान लेंगे किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इस एग्ज़ामिनेशन में 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होता है। उसके बाद जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करता है तो मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए वो बैठता है। और मेंस एग्ज़ामिनेशन के बाद फिर अगर वो मेंस एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करता है तो फिर वो इंटरव्यू में पहुंच जाता है और इंटरव्यू क्वालिफाई करके उनकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है किसी भी एस्पिरेंट की। तो अब हम देखेंगे ये प्रिलिमिनरी मींस और इंटरव्यू का एग्ज़ामिनेशन किस तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन की। तो जो हमारा जेकेपीएससी का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें हमारे 2 पेपर्स होते हैं, यानी कि प्रीलिम्स में हमारे पास जो है हमारे 2 पेपर्स होते हैं। जिसमें से सबसे पहले हमारा हमारा जो है जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, यानी कि जीएस का पेपर होता है, जिसकी वेटेज 200 मार्क्स की होती है। और दूसरा जो पेपर होता है वो सी सैट का होता है। सी सैट बोले तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें ध्यान रखें, ये जो सी सैट का पेपर है ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी कि ये सिर्फ आपको पास करना है। इसके जो मार्क्स होते हैं, यानी 200 मार्क्स का ये भी होता है, लेकिन इसके 33% यानी 67 मार्क्स आपको लाने हैं। तो आप जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हो। लेकिन 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 मेरे दोस्तों, जब तक जीएस का पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ होगा, यानी कि जीएस का ये जो 200 मार्क्स है, आपका मेरिट जो है ये डिसाइड करेगा, यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो इन्हीं 200 में से बनेगा। ये जिसने 33 लाए या 66 लाए या 90% या 100% सी सैट में, वो कोई मैटर नहीं करेगा, वो आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं हो जाएगा, वो आपका मेरिट डिसाइड नहीं करेगा। इट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग। जो प्रिलिमिनरी का जीएस पेपर होता है, यानी पेपर 1 होता है, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अगर वो आपने क्वालिफाई किया तो फिर आप मेंस में जा सकते हो। और फिर मेंस में कितनी आप मेहनत करोगे और फिर इंटरव्यू में आप किस तरीके से अपेयर हो जाओगे, तो डिसाइड आपका फाइनल मेरिट वही करेगा। वो हम आगे देख लेंगे वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर 1 का पेपर है, सिलेबस है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आप सभी फैमिलियर होंगे जो सिलेबस है यूपीएससी का या जेकेपीएससी का। यानी सबसे पहले जो इसके हम बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये हम वन बाय वन फिर डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए सिलेबस का कि सिलेबस क्या है पेपर 1 का। सबसे पहले हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, जिसमें से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट आपका दूसरा पोर्शन है। फिर आते हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के पार्ट पर, जिसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट भी ऐड होता है। और फिर उसके बाद जनरल साइंस आता है। जनरल साइंस के बाद जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी सवालात पूछे जाते हैं। और उसके बाद जनरल नॉलेज आपकी जनरली ये जो है वर्ल्ड और इंडिया के रिलेटेड जो भी एक जनरल अवेयरनेस से पूछी जाती है, जिसमें आपका स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स आ गया। तो ये सब चीज़ें जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस जनरल नॉलेज में आ जाते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस किसका, प्रीलिम्स का, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है आपकी जेकेपीएससी का। और सेम सिलेबस है आपका यूपीएससी का भी। ठीक है मेरे दोस्तों, ओके। अब हम देखेंगे ये जो हमने सिलेबस डिस्कस किया है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, इसी को हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने हिस्ट्री का पार्ट देखा है। करंट इवेंट्स हम बाद के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि करंट इवेंट्स, आप मान लीजिए एक कंपनी का बॉस है और उस कंपनी में एक मुलाजिम है, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस और जितने भी सारे पोर्शंस हैं वो जो करंट अफेयर जो है उसका बॉस है। और बहुत सारी वेटेज करंट अफेयर से भी आ जाती है।
सो हेयर विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो जनरली हमारे पास तीन कैटेगरी में हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा एंशंट इंडियन हिस्ट्री, दूसरा है हमारा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। और फिर उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसको हम आर्ट एंड कल्चर कहते हैं। आर्ट एंड कल्चर जो है ये आपके एंशंट हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं, यानी कि एंशंट हिस्ट्री के ज़माने में कौन सा आर्ट था, क्या कल्चर था। तो ये सारा जो है इसमें जो है कंबाइन होके फिर आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है। तो बेसिकली ये सारी हिस्ट्रीज़ को कंबाइन करके ये आर्ट एंड कल्चर एक अलग सी बुक है, ये आपको अलग से पढ़ना है, जिसकी वेटेज अच्छी खासी होती है दोनों एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो चाहे वो आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो। तो फिर ये रहा आपका हिस्ट्री का पोर्शन। अब इंडियन एंशंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए जो हॉट टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है एक्सपर्ट से डिस्कस करके लाए हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, पैलियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एंड नियोलिथिक एजेस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। प्री वैदिक एजेस एंड उपनिषद्स, इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स, मेजर रिलीजियस फॉर्मेशंस, मौर्यन के बारे में आपको पढ़ना है, प्री मौर्यन एजेस, पोस्ट मौर्यन एजेस और गुप्ता के बारे में आपको पढ़ना है। और इन्हीं के गुप्ता के बारे में जब आप पढ़ते हो तो फिर आपको जो है वो सारी चीज़ें भी पढ़नी होती है कि इन्होंने क्या क्या किया। फिर उसके बाद आपको केव्स वगैरह भी पढ़ने होते हैं जो आपको आर्ट एंड कल्चर में भी वो वहाँ से कंबाइन हो जाते हैं। केव्स के बारे में ये सब कुछ जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना तो फिर आपको ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई ना हो, लेकिन फिर भी आप उम्मीद ना छोड़ो, आपको जो है ट्राई देते रहना है, क्योंकि बहुत ये एग्ज़ामिनेशन कुछ इस तरीके से है, अगर किसी किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होते हैं तो होता है क्वालिफाई, लेकिन किसी किसी को ये 2-4 अटेम्प्ट्स भी लेते हैं। तो इसलिए आपको कभी घबराना नहीं है, आपको जो है अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है और अपना फोकस जो है क्लियर रखना है, क्या आपको हासिल करना है, इंशाल्लाह आप हासिल वो करोगे। तो परसेवरेंस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है, हर एक एग्जामिनेशन के स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है आपके स्ट्रैटेजी में। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री विच इज़ द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। इस मेडिवल हिस्ट्री के जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री है इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट किंग्स एंड किंगडम्स के रिलेटेड आ जाते हैं कि उनका पुलिस सिस्टम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, या जो है वो सोसाइटी एंड इकोनॉमिक सिस्टम क्या था। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके जो गुरुज कौन थे, किस तरीके से वो भक्ति करते थे, तो ये सब कुछ जो है उनके रिलेटेड आपको पढ़ना है, राजा महाराजाओं के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो 2018-19 का जो केस का पेपर था उसमें मेडिवल हिस्ट्री में से 4 क्वेश्चंस आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री में से 6 क्वेश्चंस आए थे और एंशंट हिस्ट्री में से 6 क्वेश्चन आए थे। अगर हम टोटल देखेंगे तो वेटेज हमारी हिस्ट्री की 14 मार्क्स है, जो कि एक बहुत अच्छी खासी वेटेज होती है। तो इसीलिए मेडिवल हिस्ट्री में आपको राजा महाराजाओं के बारे में उनके किस तरीके से सिस्टम हुआ करता था और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मुगल एरा में किस तरीके से उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रन करती थी। तो ये रही मेडिवल हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी। अब हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेकर के फ्रीडम तक जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितने भी मिशंस आते हैं, जो भी चीज़ें इसमें आपके मॉडर्न हिस्ट्री में कवर हो जाती है वो आपको कंप्लीट करने हैं। इसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट बुक यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा। बेसिकली पर्सनली मैं सिर्फ ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट से राय लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है, तो उसके बाद ही मैं आपको ये बुक्स वगैरह जो है रिकमेंड कर रहा हूँ। बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है स्पेक्ट्रम या आप स्पेक्ट्रम की वो बुक आती है, बहुत छोटी सी बुक आती है, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी मानी जाती है। तो उसमें से ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। देखिए आर्ट एंड कल्चर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारे तीनों ही पार्ट्स मिडिवल, एंशंट एंड मॉडर्न का जो पार्ट है वो इंक्लूड हो जाता है। यानी कि
इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, म्यूज़िक के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया में जो रिलीजन्स है उनके क्या फेस्टिवल्स है, क्या रिचुअल्स है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेदास के बारे में पढ़ते हैं, इंडियन थिएटर के बारे में पढ़ते हैं। तो और पेंटिंग्स किस किस तरीके की है, तो ये सब कुछ जो है हमारे आर्ट एंड कल्चर में आ जाते हैं। इसके लिए एक बेस्ट बुक है नितिन सिंघानिया की, आप नितिन सिंघानिया की बुक इसके लिए कंसल्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो टॉपर्स होते हैं वो भी ये रिकमेंड करते हैं, और जेके पीएससी सेम ही एग्जामिनेशन होता, सिमिलर चीज़ें हैं। तो फिर इसके लिए नितिन सिंघानिया बेस्ट बुक मानी जाती है आर्ट एंड कल्चर के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द सिलेबस विच इज़ द जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपके दो पार्ट्स रह जाते हैं, एक है आपका इंडियन जियोग्राफी और दूसरा है वर्ल्ड जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि हमें माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, हिमालयाज़ हो गए, उसके बाद हमारा प्लेन्स हो गया है ना, ग्रेटर प्लेन्स, उसके बाद पेनिनसुलर, तो ये सारी डेक्कन प्लेट्यूज वगैरह वगैरह, तो ये सारा जो है हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है। इसके अलावा जब हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल्स, इंडियन एग्रीकल्चरल, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, डैम्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, और ये सारी चीज़ें जो है करंट से रिलेटेड भी इसके साथ इसके लिए जो है इसके बारे में सवालात पूछे जा सकते हैं। इरिगेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं, जो कि इंडियन जियोग्राफी में पूछा जाता है, जो आपका डेमोग्राफी में आ जाता है। Coming to the next, which is a world geography, this is the next part of the geography portion. तो वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको पढ़ने हैं द अर्थ एंड द यूनिवर्स, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है, रॉक्स के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेयर, विंड सिस्टम, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, हाइड्रोस्फेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें आपको अगर आप कोई सा भी बुक ले लो, जीसी लियोंग की ले लो, या आप जो है अरिहंत की एक मैग बुक आती है, मैग बुक MAGBO के, तो उसमें इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी नाम करके प्रीलिम्स के लिए वो बेस्ट है। अगर आप वो लेना चाहोगे तो आप उसको ले लो। यहाँ पर किसी भी बुक की जो है प्रमोशन वगैरह नहीं होती है, बल्कि टॉपर्स की जो सजेशन है कौन सी बुक कंसल्ट करनी है वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए, इंडियन पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट का कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन हो, या जिसको हम फॉर एग्जांपल JKPSC की बात करेंगे, तो इंडियन पॉलिटी की जब भी बात आती है तो M लक्ष्मीकांत का जो नाम है वो हर एक के ज़ुबान पर आ जाता है। इसके लिए एक ही बुक बहुत अच्छी है, वो है एम लक्ष्मीकांत की आप बुक पढ़ोगे, और साथ साथ में अगर आप वीडियोज़ वगैरह देखोगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है सफिशेंट है, चाहे वो आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि करंट अफेयर आपको रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो करना है। करंट अफेयर यानी कि करंट अफेयर में आपको जो भी पॉलिटिकली चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, एंड अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अप टू डेट रहना है इन सारी चीज़ों का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है करंट से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। लेकिन स्टैटिक की बात करेंगे तो इंडियन पॉलिटी को आपको सिर्फ लक्ष्मीकांत से फॉलो करना है। लक्ष्मीकांत एक बेस्ट बुक मानी जाती है। रेगुलरली आप जो है बाकी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करें, और अगर आप प्रीलिम्स के लिए पर्टिकुलरली छोटे नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए भी मैग बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। मैग बुक, नॉट मैक बुक। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी, तो वो आप जो है NCERT की बुक आप इंडियन इकोनॉमी की ले आ सकते हो 11th की, या आप जनरली आप वहाँ बुक सेलर के पास जाओ, उनको बोलो इसके लिए भी अरिहंत वालों ने मैक बुक लाई है, वो भी आप इंडियन इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस है वो पढ़ने के लिए आप रेफ़र कर सकते हो। यानी कि उसकी डेफिनेशंस आपको किसी भी तरीके से जो है पढ़नी है। उसके बाद जो नोट्स आप बनाओगे करंट अफेयर से, जो आपके करंट अफेयर में इंडियन इकोनॉमी के
जो फैक्ट्स होंगे या जो डेटा होगा वो आपको जो है पूरी तरीके से अपने पास रखना है, उसके नोट्स बनाने हैं। जो फैक्ट्स एंड डेटा सरकार की तरफ से आते रहते हैं, न्यूज़पेपर जब आप देखोगे तो आप सेलेक्टिव पार्ट ही वहाँ पर देखो, क्योंकि आपको सारा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और एडिटोरियल पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। करंट डेटा आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है और उसके बेसिस पर सवालात आपको आपसे पूछे जाएंगे। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर आपको एक स्टैंडर्ड बुक की रेफरेंस मांगोगे तो रमेश सिंह जो है बेस्ट ऑथर माना जाता है। रमेश सिंह की बुक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर आप वो पढ़ना चाहोगे तो आप बिल्कुल उसके लिए जा सकते हो। ठीक है, एक्सपर्ट्स की राय से आप रमेश सिंह की बुक इंडियन इकोनॉमी के लिए ला सकते हो। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की। देखिए, इंडियन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ में ये आपके मेंस एग्जामिनेशन, जो भी आपके प्रिलिम्स में बुक्स है वो आपको मेंस में भी वही बुक्स है। ठीक है, तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे मेंस में क्या 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 टॉपिक्स फिर आपको पढ़ने हैं। तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ आपको एक और पार्ट भी होता है जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की, तो इसके बारे में जब आप पढ़ते हो तो पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हो, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात करते हो, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस, इकोसिस्टम, फूड वेब, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें पढ़ते हो। और जब हम बायोडाइवर्सिटी के जोन में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्लान, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ जो है एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हम बात करते हैं जिसमें हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स वगैरह आते हैं। इसमें भी हमारा करंट रिलेटेड बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके रखना होता है कि कौन सी साइट, कहीं किसी साइट को जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट तो नहीं करार दिया गया या किसी को स्टेटस छीना जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें अप टू डेट उनके साथ रहना पड़ेगा। अगर आप इसके बारे में बात करोगे, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की कोई रेफरेंस बुक यानी कि कोई स्टैंडर्ड बुक बता दीजिए हमें, तो टॉपर्स की सजेशन यही रहती है कि शंकर आईएएस की बुक एक बहुत अच्छी बुक है। अगर आप जाना चाहते हो स्टैंडर्ड बुक से तो शंकर आईएएस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फ्रीक्वेंटली जो डिज़ास्टर्स आते रहते हैं उसके क्या आउटकम्स है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, वो सारी नॉलेज जो है एक एस्पिरेंट को होनी चाहिए। और उसके बारे में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में जितने भी कॉन्फ्रेंसेस रिसेंटली हुई होगी या समिट्स हुई होगी या एक्शन प्लान्स कोई सरकार ने दी होगी, कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, तो वो सारे जो है एक एस्पिरेंट को उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यह आ गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसके लिए आप शंकर आईएएस की बुक ला सकते हो। ईजीली अवेलेबल है बुक शॉप्स पर, या आप ऑर्डर भी कर सकते हो कहीं से भी जहाँ से आपको सस्ता मिले। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन विच इज़ द जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमारे तीनों पार्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड फ्रॉम बायोलॉजी पोर्शन। बायोलॉजी पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी सवालात आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बायोलॉजी से थोड़े से ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है स्टैटिक बुक से कुछ बुकिश सवाल बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन आपको जो करंट रिसर्च हो रही होती है साइंस एंड टेक के बारे में, जो भी हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में कि किसी भी तरीके का कोई रिसर्च आ गया है, तो किसी पे कुछ पब्लिश हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें जहन में रखनी होती है कि किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही है साइंस एंड टेक के फील्ड में। और अगर आप बात करोगे कि कोई हमें स्टैंडर्ड बुक बता दीजिए जनरल साइंस की, तो इसके लिए आपको जनरल साइंस की कोई भी इंसान जो है वो स्टैंडर्ड बुक का नाम नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आपको फिर भी कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं किसी भी तरीके से, मतलब साइंस का आप सोच रहे होंगे कि मुझे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है साइंस के बारे में, तो फिर आप एक बेसिक सी बुक ला सकते हो जनरल साइंस की, या आप एनसीईआरटी से भी अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप करंट, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो करंट अफेयर से आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा साइंस एंड टेक के बारे में।
कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ करंट अफेयर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि करंट अफेयर की जब हम बात करते हैं तो करंट अफेयर इन सब का, जैसे हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, इन्वायरमेंट पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो इन सब का बॉस जो है वो करंट अफेयर है। बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं, लेकिन वो करंट अफेयर जो है बाकी इन्हीं पार्ट्स में से होते हैं जो सब्जेक्ट्स हमने अभी डिस्कस किए हुए हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको एक ही सोर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा। देखिए, या अगर आप कोई सा भी न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर लाते हो, तो वहाँ पर आप सेलेक्टिव रीडिंग करोगे और वही चीज़ें पढ़ोगे जो आपके काम के होंगे, तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, जैसे कि आपको इनसाइट्स ऐप भी है, या मोबाइल पर यूट्यूब पर कई सारी चैनल्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ यूपीएससी करंट अफेयर के लिए ही वो पढ़ाते हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मतलब ये है कि किसी भी तरीके से आप करंट अफेयर को रिलीजियसली फॉलो करें। और सजेशन ये रहेगी कि अगर आप इसको, मैं नॉर्मल सजेशन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सजेशन बोलूँगा कि आप करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि पास अवेलेबल डेटा जो होता है न्यूज़पेपर वगैरह, फिर आप रोज़ न्यूज़पेपर कहाँ खोलोगे, तो बेहतर ये रहेगा कि आप जो है नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन में आपका बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। रिवीजन में आपका जो है रिवीजन आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार आपको करंट अफेयर को रिवीजन करना है, तो इसलिए आपको नोट्स जो है अगर आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ द जनरल नॉलेज। एक तो हमारा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हिस्ट्री पढ़नी है, आपको जियोग्राफी पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको जितने भी चीज़ें हैं जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड वो आपको पढ़नी होंगी। इसके लिए आप कोई सा भी बुक जम्मू एंड कश्मीर के लिए ले लो, चाहे आप ज़हूर अहमद मीर की ले लो, चाहे आप माजिद की ले लो, तो जो भी आप बुक पसंद करते हो तो वो आप ले लो। ज़हूर अहमद मीर अच्छी बुक है, वो आप ले सकते हो जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसके अलावा जनरल नॉलेज की कोई सा भी आप स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए जनरल नॉलेज के लिए, तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें जो है कवर कर सकते हो, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस आ गया, जैसे स्पोर्ट्स आ गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स आ गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ उस उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें जो है जनरल नॉलेज में, हु इज़ हु, तो ये सब चीज़ें जनरल नॉलेज में ही आ जाती हैं। या आपको किसी भी बुक से, आप मार्केट से ले आइए कोई सा भी जनरल नॉलेज की बुक, तो वहाँ उससे आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो ये रहा आपका जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स का पेपर, सिलेबस डिस्कशन, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ द सी सैट। आपका जो पेपर 2 होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है क्वालिफाइंग हो जाएगा, यानी उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 33% लाने हैं, 200 के 33% ही लाने हैं, सो दैट यू कैन क्वालिफाई दिस। आपको ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपको लिस्ट में आने के लिए ऐड नहीं होंगे। तो सी सैट के बारे में बात करेंगे, इसमें आपका कंप्रहेंशन आ जाता है, ठीक है, इंग्लिश आ जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपसे सवालात पूछ सकते हैं कि जो है जनरली एक एस्पिरेंट से चेक किया जाता है कि उसमें क्या क्या स्किल्स हो सकती है, यानी कि वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो लिसनिंग स्किल हो गया, या यानी एक किसी स्किल के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ ही साथ में लॉजिकल रीजनिंग यानी कि डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो है वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको चेक की जाएगी इस सी सैट में, जिसमें आपका बेसिक न्यूमेरिसी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी इसमें रीजनिंग भी रहती है, साथ ही साथ में इसका बेसिक मैथमेटिक्स भी रहता है, जिसमें हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सी सैट में आ जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सी सैट के जो है सॉल्व करो, कंप्लीट करो, जितने भी आए हुए हैं सी सैट के, चाहे आप यूपीएससी के ले लो या जेकेपीएससी के ले लो, सी सैट आपका जो है वैसे भी हो जाएगा, ये उतना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। तो ये रहा सी सैट का पेपर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर आपका जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया, मैंने आपको पहले भी बोला था प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, सी सैट आपका 200 मार्क्स का होता है, और जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, जीएस पेपर, वो आपका 200 मार्क्स का होता है। लेकिन सी सैट का पेपर है, उसको उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, मेरिट आपका इसमें से डिसाइड होगा, यानी कि जो 200 मार्क्स जीएस पेपर 1 होता है प्रीलिम्स में, उसी का मेरिट आपको मेंस में
ले करके जाएगा, और जो प्रीलिम्स में आप जो मार्क्स लाते हैं वो आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते हैं। अब यहाँ से आपकी रेस शुरू हो जाती है मेंस एग्जामिनेशन से। जनरली हम देखते हैं इसमें पहला ही पेपर हमारे पास जो है एसए का पेपर होता है, फिर GS1 का पेपर होता है, GS2 का पेपर होता है, GS3 और GS4 होता है, फिर आपके ऑप्शनल्स आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शनल्स के आपके 2 पेपर फिर हो जाते हैं, और फिर जनरल इंग्लिश का एक और पेपर होता है लास्ट पे, जो कि क्वालिफाइंग होता है 300 मार्क्स का। ये आपका ऐड नहीं होता है मेरिट में। मेरिट में सिर्फ आपका ये चीज़ ऐड होता है, और फिर बाद में इंटरव्यू ऐड होता है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस। अब हम जनरल जनरल स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपकी जीएस में, ये जो मैंने GS1, GS2, GS3 एंड GS4 बोला है, इसमें आपका क्या क्या चीज़ें आ जाती है। GS1 में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड रहता है, इंडियन हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर जिसको हम कहते हैं, और जियोग्राफी और इंडियन सोसाइटी के बारे में। ये सारी चीज़ें जो है आपको GS1 में पूछी जाती हैं। ठीक है, GS1 में आपका हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, जियोग्राफी है, और इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जिसको हम GS2 बोलते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड। उसमें आपका पॉलिटी रहता है, सोशल जस्टिस रहता है, और IR रहता है, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, अभी मेरा ये मोटिव था कि हम प्रीलिम्स का डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ में मेंस का भी ओवरव्यू दे दूं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, GS3 में हम देखेंगे क्या क्या है। GS3 में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहता है, उसके बाद इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल सिक्योरिटी भी रहता है। किसमें? GS पेपर थर्ड में। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज GS4। GS4 में आपका एक एस्पिरेंट से चेक किया जाता है कि उसको कुछ कंसेप्ट है क्या, इसके एथिक्स के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में, इंटीग्रिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी चेक की जाती है। अगर ये इनके बारे में कंसेप्ट है, नॉलेज है एक एस्पिरेंट को, तो वो फिर GS4 के क्वेश्चंस जो है आराम से कर सकते हैं। इसमें एथिक्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड वगैरह चेक किया जाता है। अब ये जो मैंने आपको बोला है कि क्या क्या पेपर्स है, किस तरीके से पेपर है, अब हम इसकी वेटेज देखेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। पेपर 1 जो आपका रहेगा वो आपका ऐसे रहेगा। ऐसे राइटिंग के आपके 250 मार्क्स है। फिर आपका पेपर 2 आ जाएगा, GS फर्स्ट जिसको हम कहते हैं, उसके भी 250 मार्क्स है। पेपर 3 में आपका GS सेकंड रहेगा, जिसके 250 मार्क्स है। पेपर 4 में GS थर्ड रहेगा, उसके लिए भी 250 मार्क्स का वेटेज है। पेपर 5 में आपका GS4 आ जाएगा, जो एथिक्स वगैरह, उसके लिए उसके भी आपको 250 मार्क्स है। और फिर पेपर 6 एंड 7 आपके ऑप्शनल पेपर सेकंड, जो ऑप्शनल पेपर फर्स्ट एंड सेकंड है। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड है, तो इसके भी आपको 250 मार्क्स, टोटल कुल मिला के ऑप्शनल को 500 मार्क्स है। और राइट, तो उसके बाद लास्ट पे पेपर ए जिसको हम कहते हैं, पेपर ए को आपको 300 मार्क्स होते हैं, जो कि इंग्लिश का पेपर होता है, यानी कि 25% आपको ये भी क्वालिफाइंग होता है, 25% आपको इसमें से लाने हैं, तो जो ईजिली पास हो जाएगा। तो बाकी ये जो है पेपर 1 से लेकर के 7 तक, इसके जितने भी मार्क्स हैं वो आपके डिसाइड करेंगे सिलेक्शन। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ ये रहा, इसमें 1750 मार्क्स है टोटल। और अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया, उसके बाद आप पहुंचते हो फाइनल, जो आपका स्टेज है वो है इंटरव्यू। अब यहाँ पर इंटरव्यू के भी हमारे 250 मार्क्स है। आपकी नॉलेज कितनी है, आप चीज़ों को कितना समझते हैं, आप किस तरीके से, आपकी एकेडमिक नॉलेज है, वो सब आपको चेक किया जाता है प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में आपको बिट बाई बिट, यानी कि पूरी तरीके से स्क्रीन किया जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आप कितना चीज़ों को समझते हैं, किस तरीके से आप आंसर देते हो, किस तरीके से आप सिचुएशन को समझते हो, वो सारी चीज़ें आपको चेक करते हैं कहाँ पे, मेंस एग्जामिनेशन में। नाउ कमिंग द लास्ट स्टेज जो कि इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, आपका जो बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, और आपको एक सिचुएशन दी जाती है, यानी कि आपको इस तरीके से प्रेशर डेवलप किया जाता है आपको, आप पे। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आपको नर्वस किया जाता है, वहाँ पर आपको फ्रेंडली माहौल मिलता है, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल मिलता है। जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, यानी कि पैनल में जो लोग बैठे हुए होते हैं, वो आपको बिल्कुल कंफर्ट फील कराते हैं, लेकिन आपको सिचुएशन देते हैं, और उस सिचुएशन को बोलते हैं कि किस तरीके से आप इसको लोगे, और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछते हैं।
तो उसके अलावा आपको कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज भी चेक करते हैं। लेकिन ये पर्सनली ये जो इंटरव्यू जो है ये पर्सनालिटी चेक करने के लिए होता है, नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होता है। आप चीज़ों को किस तरीके से जवाब यानी कि आप स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करते हो, इंटरव्यू बेसिकली इसी के लिए लिया जाता है। तो इसके लिए आपको 250 मार्क्स का वेटेज है। ऑल राइट, अब आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, जो मेंस में आपने मार्क्स हासिल किए हैं, जो 1750 में से कितने मार्क्स आपने लिए हैं, प्लस 250 जो इंटरव्यू के हैं उसमें से आपको कितने मार्क्स आ गए हैं, यानी कि टोटल 2000 में से आपके मार्क्स बनते हैं। फिर फाइनल मेरिट जो है वो डिसाइड होता है इन्हीं जो मेंस में आपने मार्क्स लिए हैं और जो इंटरव्यू में आपने मार्क्स लिए हैं, उन्हीं मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में लिया जाता है। तो ये रहा आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। अब हम मेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से सिलेबस में एक एक टॉपिक मेंशन किया गया है मेंस का। लेकिन अभी के लिए आप फोकस करो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ में आप जो मैंने सब्जेक्ट्स बोले हैं वो आप मेंस के लिए भी तैयार करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अभी बोलोगे कि फ़िलहाल हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ये बुक पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, फिर हम जब हमारा मेंस एग्जामिनेशन होगा फिर हम फिर से यही बुक पढ़ेंगे। नहीं, आपको ये लेकर के चलना है दिमाग में कि मैं मेंस के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। फैक्चुअल भी देखना है आपको, और साथ ही साथ में अगर आपको कोई सिचुएशन बनती है वो भी आपको कंसिडर करना है कि मुझे उस सिचुएशन में किस तरीके से टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अभी से तैयार रहना है, किसके लिए, मेंस के लिए। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, हालांकि प्रीलिम्स में आपको पूछे जाते हैं ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस, लेकिन आपको साथ ही साथ में मेंस की भी तैयारी करनी है, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो है वो सेम है। और करंट से रिलेटेड आपको जो भी सवालात आ जाता है उसको आप देखोगे न्यूज़पेपर से या बाकी जो भी सोर्सेज आप फॉलो करोगे करंट अफेयर को जानने के लिए। बेस्ट सोर्स है कि अगर आप हिंदू पेपर पढ़ोगे या आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे या कोई सा भी आप रेप्यूटेड जो है न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ठीक है। किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ोगे ऑफलाइन पढ़ोगे वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप जो है रिलीजियसली फॉलो करें किसको, न्यूज़पेपर को। और उसमें से सिलेक्टिव टॉपिक्स, सिलेक्टिव सेक्शंस आप पढ़ोगे, आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज सिर्फ हम सिलेबस डिस्कशन करने के लिए, और ख़ासकर प्रीलिम्स की टॉपिक वाइज, तो मेंस का जो डिटेल्ड सिलेबस है उसके लिए हम और एक वीडियो लाएंगे, और एक यानी कि हम कोशिश करेंगे किसी जिन्होंने जो लास्ट बैच का केस ऑफिसर है, हम कोशिश करेंगे उनके साथ अगर हमारा जो है राब्ता हुआ, अगर उनको टाइम मिला तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टॉपर स्टॉक के साथ मेंस का एग्जामिनेशन किसी टॉपर के साथ ही डिस्कस करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।